अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख 13 सितंबर 2025 है। जस्टिस सरफराज डोगर, जिनको ये निजाम बड़ी मेहनत और बहुत सारे तरीकेकार को ढूंढते ढांढते जजेस के ट्रांसफर के मामले को बुनियाद बनाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुकम्मल तौर पर उनसे फतह कराया गया, लेकिन अब वही निजाम जस्टिस सरफराज डोगर को एक मुकाम पर तनहा छोड़ गया है। जज साहब को खुद अपने दिफा में आना पड़ रहा है, यहाँ तक कि उन्होंने खुद जो है वो सुलह सफाई के पैगामात भी भेजना शुरू कर दिए हैं, लेकिन मामलात रुकने वाले नहीं हैं। जस्टिस सरफराज डोगर को अभी तक जो क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है उसमें शायद चंद एक जो उनके हक में आवाजें हैं वो तो हैं, लेकिन ये निजाम जो ये इनको लेकर आया, जिसके अंदर बैठे कुछ ऐसे चेहरे हैं जो हर वक्त दिफा के लिए उतरते हैं, वो जस्टिस सरफराज डोगर के दिफा के लिए हमें नजर नहीं आ रहे। और उसके अलावा चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान को मैदान में आकर खुद अपनी जो है वो सफाई देना पड़ गई है, और साथ ही वो अपने 3 दिन कबल बल्कि 4 दिन कबल दिए जाने वाले एक पैगाम से भी और एक बयान से भी मुकर गए हैं। और इसके साथ ही जस्टिस डोगर जो हैं, एक तरफ उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, दूसरी जानिब चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान के ऊपर इसी निजाम के वुज़रा जो है वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। मामला और मुद्दा क्या है, आपस में कनेक्टिविटी है, इसको आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले तो ये कि आज ही के दिन में इमरान खान का आपको पता है 190 मिलियन पाउंड केस में जो मुकदमा उनका जमानत का मुकर्रर नहीं हो रहा, उसमें चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आजम ने समाअत की 2 रोज कबल। आज उसका तहरीरी हुक्मनामा आया और उस तहरीरी हुक्मनामे में लिखा गया है कि भाई जो पॉलिसी है, जुडिशल पॉलिसी, उसके तहत जो मुकदमात जिस तरीके से फिक्स होने हैं उस तरीके से इमरान खान का मुकदमा फिक्स कर दिया जाए। तो लिहाजा जो वो एक माजी करीब में यानी 26वीं आईनी तरमीम से बिल्कुल पहले पिछले साल इन दिनों जो एक सैंक्टिटी हुआ करती थी ना अर्ली हियरिंग की, जो कहते हैं उसके बारे में कवायद कि आप जो है वो जल्द समाअत की दरख्वास्त डालेंगे तो वो जल्द मुकदमा मुकर्रर हो जाएगा। अब उसको भी अदलिया ने बिल्कुल खत्म कर दिया है और बिल्कुल जो है ना वो लाल झंडी लहरा दी है कि भाई हमारी तरफ से तो आप बिल्कुल भी इस बारे में कोई रिलीफ की उम्मीद ना रखें। लेकिन इसके साथ ही जस्टिस सरफराज डोगर ने एक तरफ तो ये किया, इमरान खान के मुकदमात में हम सबको पता है कि रिलीफ मिलने का फिल वक्त कोई इम्कान नहीं है। हाँ, बुशरा बीबी की हद तक जरूर जो है वो मामलात सुलझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी बुशरा बीबी को भी कुछ जो है वो डील्स ऑफर की जाती है जिन पर जाहिर बात है कि वो आमादा नहीं है और उनकी कुछ हालत भी जेल में ठीक नहीं है। एक खातून है और डेफिनेटली आप जेल में खवातीन को रखकर जिस किस्म का इंतकाम लेने की कोशिश कर रहे हैं, फिर इमरान खान है, फिर जहनी टॉर्चर है, फिर फिजिकल टॉर्चर है, हर तरह की चीजें हैं। और फिजिकल टॉर्चर से मेरा मुराद ये नहीं कोई जाके उनको मारता है, मतलब आपने एक शख्स को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, वहां उनको करंट भी लग रहा है, उनके खानदान के मुताबिक उनको वहां मुख्तलिफ जो है वो मुश्किलात का सामना भी है। तो ये उनके लिए मुसलसल एक टॉर्चर की सिचुएशन है, उनकी तबीयत भी नासाज है और इस बारे में सीनियर सहाफी खासतौर पर नुसरत जावेद साहब बहुत मर्तबा बड़े जो है वो उनके बावसूख जराए हैं जिनसे उन्होंने तमाम तर सूरत हाल सामने रखी है। तो उनकी हद तक यहाँ रिलीफ हो सकता था, लेकिन हमें मुद्दे पे हम इसके बाद आते हैं। हम सबको पता है इमरान खान के मुकदमात तब मुकर्रर होंगे और उनको रिलीफ तब मिलेगा जब वो इस निजाम के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी सतह पर बात करने पर आमादा होंगे, और वो ऐसा कोई आमादगी, किसी भी किस्म की आमादगी का इजहार नहीं करते। पिछले एक हफ्ते में उनके 3 पैगामात गालिबन जारी हुए, उन तीनों पैगामात के अंदर उन्होंने सख्त हिदायत ही की, गो के बड़ी कोशिश की गई उनके पैगामात को डिस्ट्रैक्ट करने की। पहले अलीमा खानम साहिबा को अंडा मारा गया, फिर उसके बाद वहां पर जाकर सवालात पूछवाए गए। उन सवालात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर एक महाज गर्म किया और जो पूरा का पूरा एक गेम प्लान था उसका शिकार हो गए, और उसका शिकार होने के बाद उन्होंने एक सहाफी को मार भी पिला दी। और उसके बाद ठीक है, बहुत सारे लोगों को अगेन बुरा लगेगा, लेकिन मार पिला दी। वहां पर एक नहीं, वहां पर 3 लोग थे, सबको जो है वो इस तरह से निशाना बनाया गया, जो गलत है। अगर आपके अंदर बर्दाश्त नहीं है, कुव्वत बर्दाश्त नहीं है, तो आप एक लेवल से आगे नहीं बढ़ सकते। उसके अलावा अभी जो मैं जिस बारे में बात कर रही हूँ, बात हो रही है कुव्वत बर्दाश्त की, तो बड़ी रिलेटेड है वो हर जो तबका फिक्र है उसके साथ। जस्टिस सरफराज डोगर 2 रोज कबल अपनी अदालत में बैठे और उन्होंने 10 सितंबर को जो है वो अपनी अदालत में बैठकर कुछ ऐसी बातें कह दी, कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर दिए जो किसी भी तौर किसी भी खातून के बारे में कहना या उसको मुखातिब करके कहना धमकी आमेज लहजा तस्वुर होता है। अब जस्टिस सरफराज डोगर ने ईमान मजारी से मुतालिक जो है वो उनके बारे में उनके हस्बैंड को मुखातिब पहले ये कहा कि आपको अपना मुंह बंद रखना चाहिए, फिर कहा कि हादी साहब इसको समझाएं। किसी दिन मैंने पकड़ लिया ना, और अगले दिन कहा कि मैं तो हादी साहब को कह रहा था कि इसे पकड़ के यहाँ से ले जाओ, मैंने अगर तौहीन अदालत कर दी तो
फिर इनका करियर खराब हो जाएगा, और ये बेटियों की तरह मैं समझा रहा था, और मैं जो है वो छोटी है, बच्ची है, तो मैं कह रहा था उसका करियर खराब ना हो जाए। इमाम मज़ारी ने सख्त रिएक्ट किया, लेकिन सख्त रिएक्शन के साथ ही मुतअद्दिद बड़े रिएक्शन सामने आने लगे। लाहौर हाई कोर्ट बार, कराची बार, बलूचिस्तान बार, फिर पेशावर बार, उसके बाद अब जो बाकी वुमेन इन लॉ, फिर जो खवातीन वुकला है, उन्होंने एक खत के ज़रिए भी इस जो तरीक़ेकार है जज साहब का, उसको नाकाबिले कबूल करार दिया। लाहौर बार, जो कि जस्टिस सरफराज डोगर की अपनी बार है, उसने उनके ओहदे से फ़ारिग होने का मुतालबा किया। बलूचिस्तान बार ने भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ये मुतालबा किया कि वो खुद कार्रवाई करके जस्टिस सरफराज डोगर को इस कंडक्ट पर, जो जजेस कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है, उनको फ़ारिग करे। अब उसके बाद सूरत-ए-हाल ये है कि अमूमी तौर पर क्या होता है, अमूमी तौर पर अगर इस तरह का कोई वाक़या हो जाता है, जो पिछले 2 साल का, 3 साल का एक सेटअप क्रिएट हो चुका है। कोई वाक़या हुआ, वो किसी आज़ाद शख्स के साथ भी हुआ, उसमें बाकायदा ट्रोल्स जो हैं, वो छोड़ी जाती हैं, वो ट्रोल्स आकर दिफ़ा करती हैं जस्टिस सरफराज डोगर, चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान और इन जजेस का, जिनको 26वीं आईनी तरमीम के इंतज़ाम के बाद लाया गया, या उससे पहले काज़ी फ़ैज़ ईसा के लिए भी ये ट्रोल्स जो हैं, वो अपनी खिदमत हर वक़्त 24/7 दिया करती थी। अब हुआ कुछ ये है कि जब से जस्टिस सरफराज डोगर ने ये बोला, ना ही मुस्लिम लीग नून की ट्रोल्स ने, ना ही जो दीगर अकाउंट्स हैं जो कि किसी के भी पेरोल पर हैं और किसी भी तरह से बात करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कुछ भी करते हैं, ट्रेंड्स चलाते हैं, किसी शख्स को जो है वो किसी भी तरह की बात कह देते हैं, उन सब ने भी चुप साधी हुई है। और जिस तरीके का दिफा किया जाता था वो नहीं किया जा रहा, क्योंकि यहाँ पर गलती जनाब डोगर की है। एक चीफ जस्टिस का मुकाम और उनका मर्तबा ये है कि वो पेशेंस से काम लें। अगर वो समझते हैं कि उनके बारे में माजी में मुतअद्दिद बार हुआ ना, माजी में कई मर्तबा हुआ, मतीउल्लाह जान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई आज तक पेंडिंग पड़ी है। कई सहाफियों के खिलाफ, साकिब निसार साहब का तो वतीरा था, तौहीन अदालत किया करते थे। आपको कोई बात बुरी लग रही है, आपको लग रहा है किसी शख्स ने या किसी खातून ने आपको डिक्टेटर कहा, और डिक्टेटर इतना कबीह और इतना रज़ील लफ्ज़ है कि वो नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, तो फिर आप ऐसा कीजिए कि उस शख्स के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई कर दें, क्योंकि आपको ऐसी कार्रवाई करने से कोई नहीं रोकता। मिसाल के तौर पर पिछले साल क्या हुआ था कि जब 6 जजेस ने खत लिखा, और उनके खत लिखने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ बारी-बारी कैंपेनिंग शुरू हो गई, खास तौर पर जस्टिस बाबर सितार वाला मामला भी उठा, तो और जस्टिस तारिक जहांगीरी वाला मामला भी उठा। तो उस वक्त के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये दिखाने के लिए, ऑल्दो ही वाज वेरी इन हैंड इन ग्लव्स विद गवर्नमेंट एट दैट टाइम, बट स्टिल उन्होंने ये दिखाने के लिए कि भाई मैं तो अपने जजेस के साथ खड़ा हूं, और हमने फैसला कर लिया है फुल कोर्ट के अंदर कि हम साथ खड़े होंगे, तो मैंने अपने जजेस के साथ खड़ा होना है। उन्होंने उस वक्त 3 लोगों को जो है ना वो तौहीन अदालत कर दी थी, तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया था। एक एंकर पर्सन है गरीदा फारूकी, देन हमारे सीनियर हैं हसन अयूब, उसके अलावा अमार सोलंकी के नाम से एक अकाउंट है ट्विटर के ऊपर। अब उस अकाउंट को कौन ऑपरेट करता है, आज तक उस शख्स को देखा तो नहीं है, मगर इन तीनों अकाउंट्स को जो है वो तौहीन अदालत के नोटिस कर दिए थे, आज तक वो भी पेंडिंग पड़े हैं। तो आप वो कर लेते, आप कोई स्कूल नहीं है, आप कोई जो है ना तरबियती मरकज नहीं है, आप कोई फेडरल जुडिशियल एकेडमी नहीं है, आप कोई लॉ स्कूल नहीं है, आप कोई इखलाकियात या आप किसी की तरबियत करने या उसको उसके करियर को ठीक चलाने या गलत चलाने या ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने और वो लफ्ज़ इस्तेमाल करने के सबक देने वाला कोई फोरम नहीं है। आप एक जज हैं, आपका मनसब चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मनसब है, ऑल्दो वो आपको मेरिट के हिसाब से नहीं मिला, ऑल्दो वो आपको तरीक़ेकार को फॉलो करके नहीं मिला, ऑल्दो वो आपको प्लेट में रखकर पेश किया गया, चंद एक टास्क देके आपने ये करना है। अब वो टास्क करते-करते तो आपको बर्दाश्त करनी चाहिए थी ना। इससे पहले चीफ जस्टिस साकिब निसार का दौर था, मानते हैं बर्दाश्त नहीं करते थे, लोग बदतरीन तनकीद किया करते थे, आज तक भी करते हैं। वो कहाँ चले गए, तारीख उनको किस नज़र से देखती है, ये भी सबके सामने है। उसके बाद जस्टिस बंदयाल का दौर आया, बदतरीन किस्म की तनकीद होती रही, फिर काज़ी फ़ैज़ ईसा का दौर आया, बुरा लगे या अच्छा लगे, बदतरीन तनकीद होती रही। उन्होंने कई मर्तबा कोर्ट रूम में मुखातिब करके दबे लफ्ज़ों में मेरे ऊपर, कई हमारे साथी सहाफ़ियों के ऊपर कई अल्फाज और जुमले कहे, लेकिन ये नहीं कभी कहा, किसी को सिखाने की कोशिश नहीं की कि आएँ जी मैं आपको समझाता हूँ, तो मैं तो बेटी समझता हूँ, तो मैं तो बच्ची समझता हूँ। नहीं, ज़रूरत नहीं है ना, आप एक प्रोफ़ेशनल कैपेसिटी में हैं। या तो ईमान मज़ारी ने उस अदालत में खड़े होकर आपको कहा होता कि आप डिक्टेटर हैं, या फिर ईमान मज़ारी ने वो तौहीन होती और फिर वो आप कर भी सकते थे, फिर आप समझा भी सकते थे, या तो ईमान मज़ारी वहाँ पर ज़ाती हैसियत में पेश हुई होती। जैसे लाहौर बार और बलूचिस्तान बार ने बड़े दुरुस्त और मुदल्लल अंदाज में कहा कि वो वहाँ पर आपका दीदार करने नहीं गई थी, अपनी क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने गई थी। तो बजाय इसके कि उनकी क्लाइंट भी, क्योंकि जो है वो रियासत को खटकती है, मारंग बलोच का केस था, वहाँ पर पता था जस्टिस सरफराज डोगर को वो रिलीफ नहीं दे सकते, तो कहा अगर मैं कोई ऑर्डर दूंगा तो बाहर जाके मिस मज़ारी कहेंगी कि ऊपर डिक्टेटर बैठा है। तो आपको पता है ना कि आपके फैसले कैसे हैं।
इससे कबल जस्टिस अतर मिनल्ला के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में हर किस्म की तनकीद होती थी। उन्होंने मियां नवाज शरीफ को रिलीफ दिया, उन्होंने मरीम नवाज शरीफ को रिलीफ दिया, उन्होंने अपने दौर में उनकी अदालत में आने वाले हर शख्स को रिलीफ दिया। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उस वक्त क्योंकि वेरी अगेन हैंड्स एंड ग्लव्स का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा जो है ना वो इन दिनों इस्तेमाल होता है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने गुज़िश्ता रोज़ इस्तेमाल कर दिया, तो ज़्यादा ज़ुबान पे चढ़ा है। वो उस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ थी वो हैंड्स एंड ग्लव विद एस्टेब्लिशमेंट थी, तो वो भी जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत पर जो है वो मुख्तलिफ अदवार में तनकीद करती थी, तो जस्टिस अतर मिनल्ला पर अभी तक तनकीद होती है। तो जब कभी वो हम सहाफ़ियों से एक मर्तबा एक गैदरिंग में जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा के दौर में मिले, तो वहाँ सवाल हुआ तो उन्होंने कहा मैं किसी को जवाब नहीं देता, जिसने जो कहना है कहे, जिसका जितना ज़र्फ़ है वो कहता है। तो ये वाली अप्रोच तो आपने रखनी है। हाँ, आपकी ज़ात से किसी को मसला नहीं है, किसी ने ये नहीं कहा कि जस्टिस सरफराज डोगर देखने में कैसे लगते हैं, जस्टिस सरफराज डोगर का अंदाज़े बयां कैसा है, जस्टिस सरफराज डोगर का जो है वो उनकी पर्सनल लाइफ में वो कैसे, नोबडी केयर्स अबाउट इट। आपके ऊपर बात आपके मनसब को लेकर हो रही है, आपके इख्तियारात के इस्तेमाल को लेकर हो रही है। आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमात के बाकायदा रेट मुकर्रर करने का इल्जाम आपके ऊपर है, वहां पर पैसे लेने के जो है वो उससे मुतालिक खतूत लिख चुके जस्टिस बाबर सत्तार, लेकिन आपने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। आपने अपनी मर्जी से अदालत चलाना शुरू कर दी, उसके अपने मर्जी के कवायद बना दिए। ये क्रिटिसिज्म आपके ऊपर है। अगर आप उस क्रिटिसिज्म का कोई हेल्दी सा जवाब नहीं दे सकते, तो फिर आपको ये नहीं करना चाहिए था। अब जब अब जाके आपने रखी हुई कुल्हाड़ी के ऊपर सर खुद मारा है, तो फिर ये निजाम भी आपका दिफा नहीं कर रहा, क्योंकि कोई दिफा है ही नहीं। बजाय इसके कि चंद एक लोग बैठकर कह रहे हैं कि भाई वो शफकत से हमारे यहाँ बेटी कहा जाता है। बिल्कुल शफकत से हमारे यहाँ बेटी कहा जाता है। कोई बाप अपनी बेटी को या कोई शख्स उसको जिसको बेटी कहता हो ये नहीं कहता किसी दिन मैंने पकड़ लिया ना। आपको पता है इन अल्फाज का मतलब स्लैंग है, और आपको पता है ये अल्फाज जिस हद तक बुरा सोचा जा सके उस हद तक बुरे अल्फाज हैं। और उसके बाद अगले दिन बजाय इसके कि अपने बयान के ऊपर कोई शर्मिंदगी का इजहार करना, उस पर डट जाना और फिर उसको रीइटरेट करना इन मोर ऑफेंसिव वर्ड्स। और उसके ऊपर जो पिछले कोई हम कहें ना कि इस मुल्क में शायद 40 साल से तो इस बात पर बहस चल रही है कि भाई औरत है या मर्द, हर एक का अपना मुकाम है, और वो जो रोल्स है ना उन रोल्स की डिवीजन में आप दूसरे बंदे की तस्दीक नहीं कर सकते। वहां पर हादी अली चट्टा साहब भी तो मौजूद थे मिसाल के तौर पर, वो भी सख्त बात करते हैं ना। तो जस्टिस सरफराज डोगर ने उन्हें क्यों कुछ नहीं कहा, ईमान मजारी ही क्यों आंखों में खटकती है, ये सवाल था। तो बहरहाल मैंने आपको बताया कि कोई दिफा नहीं है किसी के पास। और आज क्या हुआ, पिछले 3 दिनों से ना एक बहस छिड़ी हुई है, और वो ये है कि चीफ जस्टिस याह्या खान आफरीदी ने अपनी अदालत से एक मरासला भेजा वजारत दाखिला को, और उसके अंदर उन्होंने रिटायर्ड जजों के लिए इजाफी सिक्योरिटी मांगी है, सिक्योरिटी गार्ड्स मांगे हैं। और उस पर 2 रोज से पहले ख्वाजा साद रफीक ने बहुत तनकीद की और कहा कि ये अगर ये नोटिफिकेशन है, गो के वो नोटिफिकेशन अभी नहीं है, अभी अप्रूवल वजारत दाखिला ने नहीं दिया है, तो उसके लिए जो मरासा लिखा गया उस पर ख्वाजा साद रफीक ने तनकीद की। उन्होंने कहा कि ये बोझ है, इसकी जरूरत क्या है। और फिर उस पर ख्वाजा आसिफ जो है वो बोल पड़े, और दोनों जो ख्वाजा हैं वो इस बात पर आमने सामने आ गए, बल्कि आमने सामने नहीं आ गए, एक पेज पर आ गए कि भाई जजेस के लिए तो मरात ही मरात है, उनकी तनख्वाहें भी कम से कम जो है वो 23 लाख है। फिर उनके, अगर मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर हम एक जज को कैलकुलेट करें इन अ मंथ, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी, इंक्लूडिंग दी हाउसिंग, बेशक वो हाउस रेंट देते हैं, इंक्लूडिंग जो उनको मिली हुई मराहत है, कुक है, सिक्योरिटी है, गाड़ियां हैं, रोजाना की उनकी आना जाना चलना है, फिर उनके लिए प्रोटोकॉल्स हैं, उनके लिए इंतजाम है। एक जज महीने में गवर्नमेंट को कम से कम करोड़, सवा करोड़, 1.5 करोड़ का पड़ता है। उसमें आप रिटायर्ड जजेस के लिए भी इजाफी सिक्योरिटी मांग रहे हैं। एक तो रिटायर्ड जजेस को सिक्योरिटी मिलती ही मिलती है, उसके साथ इजाफी सिक्योरिटी देना नहीं समझ आता। और अब से कुछ देर पहले चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान के जो पीआरओ ऑफिस है उनकी जानिब से इस पर वजाहत भी सामने आ गई, और वो कहते हैं कि भाई जो ऑलरेडी सदारती ऑर्डर के तहत दर्ज ज़ाब्ते सदारती ऑर्डर है, और इससे पहले जो चलती हुई प्रैक्टिस है उसके तहत ही हमने 3 गार्ड इजाफी मांगे, हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांगा। और साथ में अपनी काविश जो है उसको भी गर्दानते हुए कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने तो अपनी सिक्योरिटी कम कर दी है ना, तो बोझ कम हो गया, तो उस बोझ को रिटायर्ड जजेस के ऊपर जो है वो फिक्स कर दे, क्योंकि रिटायर्ड जजेस अपने मनसब की वजह से खतरे से 2-4 होते हैं, और उनके ऊपर खतरा रहता है। मतलब वैसे खुदा ना ख्वास्ता इस मुल्क में वैसे जो दहशतगर्दी के बहुत बदतरीन हालात हैं, अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला बेहतरी करे। रोजाना जो है वो हम शहादतों का सुनते हैं और बहुत अफसोस होता है, और वो शहादतें अब कब तक देते रहेंगे, कैसे जो है वो उसको कैटर करेंगे। ज़ाहिर-सी बात है ये एक बहुत गंभीर इश्यू रहा है। 2 सूबों में ख़ास तौर पर हमारा खैबर पख्तूनख्वा और फिर हमारा बलूचिस्तान,
ये 2 सूबे बैडली इफेक्टेड हैं और वहाँ पर रोज़ाना के हिसाब से हम सुनते हैं पाक फ़ौज के जवानों की शहादतों का, माँओं के बच्चे जो घरों को आ रहे हैं, अपने बच्चों से मिलने आ रहे हैं, उनकी बेगमात हैं, उनकी बेगमात जो बेवा हो जाती हैं, कुछ की शादियाँ हो तैयार हैं और शादी से 3 दिन कबल शहीद हो जाते हैं। ये सब कुछ सुनना, ये सब कुछ सहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब ये सिचुएशन है ना, तो इस सिचुएशन के दौरान अगर वो जो रिटायर्ड जजेस हैं, मोस्ट ऑफ देम जो है वो दे आर नॉट लिविंग इन पाकिस्तान राइट नाउ, और अगर वो अपने दौर के अंदर कुछ ऐसी हरकत ना फरमा कर जाएँ, अगर वो वही रहे जो उनका काम और उनका मनसब है, तो कौन-सा खतरा उनको हो जाएगा कि आप सरकारी खजाने के ऊपर, अवाम के ऊपर वो बोझ डाल रहे हैं, उन जजेस की सिक्योरिटी जो अब जा चुके हैं और अवाम उनके नाम भी सुनना नहीं चाहती। मिसाल के तौर पर काजी फरीद ईसा को कोई खतरा है? काजी फरीद ईसा ने तो अपने दौर में सिक्योरिटी नहीं रखी ना ज़्यादा, वो तो कहते हैं उन्होंने एक टाइम तक नहीं रखी थी, फिर उनको रखनी पड़ी थी ड्यू टू सम अनसर्टेन रीज़न्स। तो वो जो खतरा मुसलसल मंडलाता रहता है, बजाए इसके कि आप अपने मुआशरे को फिक्स करें, मुल्क के हालात को बेहतर करें, आप मुसलसल इस तरह के जो है वो इक़दामात करें जिनसे कौमी खजाने पर ज़्यादा जो है वो बोझ पड़ रहा है और चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान जो अपने कॉस्मेटिक कोशिशें बता रहे हैं, उनसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। मिसाल के तौर पर अभी जो मैंने कहा आपको ना शुरू में कि वो अपने बयान से मुकर गए। आज गए हुए हैं जी जस्टिस सरफराज डोगर भी अ, आज़ाद कश्मीर, चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान भी आज़ाद कश्मीर गए हुए हैं, वहाँ पर जुडिशल कॉन्फ्रेंस हो रही है। वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के नुमाइंदगान भी जो है वो गए हुए हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी खातून कुलीग के बारे में क्या गुफ्तगू फरमाई जस्टिस सरफराज डोगर ने, वो बड़े जो है ना वो हमें खुशगपियाँ लगाते वहाँ पर नज़र आ रहे हैं उनके साथ। तो इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान ने वहाँ पर खिताब किया और नए न्यू जुडिशियल ईयर पर, नए अदालती साल पर जो उन्होंने तकरीर की और कहा ना कि एआई को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एआई के बगैर तो कोई फ्यूचर नहीं है, बड़ी फैंसी किस्म की तकरीर कर दी। आज उन्होंने कहा कि मैं मानता हूँ एआई का दौर है, लेकिन अभी उसके इस्तेमाल का वक़्त नहीं है। और आपको पता है डॉन ये खबर लगा रहा है कि वो चीफ जस्टिस जो कि 4 दिन पहले तो ये क्लेम कर रहे थे कि एआई हम अडॉप्ट कर रहे हैं, हम ऑटोमेशन ला रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में केसेस को हमने उनकी ऑटोमेशन कर दी है, हमने फाइलों की ऑटोमेशन कर दी है, इतने हजार केसेस और इतनी हजार फाइलें हमने अब ई फाइल्स कर दी हैं और अब सब कुछ जो है वो ऑनलाइन होगा और एआई का इस्तेमाल होगा और मुख्तलिफ इदारे नैब एआई का इस्तेमाल कर रहा है, जजेस जो है वो अपनी हेल्प के लिए एआई का इस्तेमाल करते हैं जाती कैपेसिटी में। तो 4 दिन पहले, 5 दिन पहले आप एक ऐलान कर रहे हैं और उसके बाद आज आप फरमा रहे हैं कि नहीं अभी वक़्त नहीं आया। तो ये जो चीफ जस्टिस के सारे कॉस्मेटिक किस्म के एक वो नए अदालती साल के ऊपर उन्होंने दिखाने की कोशिश की ना सब अच्छा है। वो सब अच्छा भी उस दिन भस्म हो गया था, उसके बाद जो है वो टीवी चैनल्स को अहकामात दिए गए कि भई चीफ जस्टिस को बहुत ही आपने हाई रेट पे रखना है और किसी किस्म की तनकीदी चीज़ नहीं दिखानी। कोई चीज़ काम नहीं आ रही, कोई चीज़ फ़ायदा नहीं दे रही क्योंकि ग्राउंड के ऊपर आम साइल को कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, तो फिर कैसे होगा कुछ भी? लोग दर-बदर हो रहे हैं रोज़ाना के हिसाब से। अदालतों से वो रिलीफ माँगने आते हैं, तो अदालतें आगे से कहती हैं फलाँ पॉलिसी बन गई है, फलाँ पॉलिसी बन गई है, फलाँ चीज़ की वजह से फलाँ केस नहीं मुकर्रर हो सकता, लोग जेलों में सड़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं और ये नहीं है कि इसका इदराक इन तमाम अफ़राद को नहीं है। लेकिन इनके लिए रोज़ाना एक इवेंट बनाया जाता है, इनको जिस काम के लिए लाया गया है, वो काम इनसे लिया जाता है और इनको कहा जाता है फलाँ इवेंट पे जाकर आप तकरीर कर दें, वो तकरीरें करते हैं, खुश हो जाते हैं, वापस आ जाएँगे और तरदीदें देंगे और वज़ाहतें देंगे और उनका फ़ायदा कोई भी नहीं होगा। इन द एंड ऑफ द डे सफ़र अवाम कर रही है। मुझे इजाज़त दीजिए, गुफ्तगू कुछ लंबी हो गई क्योंकि टॉपिक जो था वो कुछ इस तरह कॉम्प्रिहेंसिव था। अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।